जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले क्लास में जो है आप लोग को क्वेश्चन नंबर 37 तक जो है ना इसका सॉल्यूशन करा दिए थे। जो आपका मॉडल पेपर है जो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा जारी किया गया है, ये ऑफिशियल मॉडल पेपर आपका है और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे जिसमें 37 क्वेश्चन तक देख लिए थे और आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 से। ऐसे ये लाइव क्लास के रूप में आपको दिया जा रहा था, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है ना ये वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन आपके सामने में जो है पहले देखिएगा। सवाल है कि 0 से लेकर 1 tan इनवर्स 2x - 1 बटा में 1 + x - x²। आराम से समझिएगा, बहुत ज्यादा धरफराने की जरूरत नहीं है, आराम से समझना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बजाय इस क्वेश्चन से भागते हुए नजर आए हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे हमको वीडियो के माध्यम से भी जानकारी दिए कि सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लगभग देखे हैं कि किन्हीं लोगों ने नहीं कराया है, सर क्या करें इसके बारे में। कुछ नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। पहले देखिए सवाल आपका जो है ना सीमा का मान 0 से लेकर 1 तक है। बिल्कुल इसको लिख सकते हैं ना। देखिए क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। इसको आप चाहे तो ये लिख सकते हैं कि x ना, इसके बाद प्लस नहीं, इसको आप x के बाद प्लस ना लिख के यहां पर लिखिए x + x - 1 ऐसा लिख सकते हैं। x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x और -1, आराम से समझिएगा। और बटा में क्या है 1 प्लस, यहां से ना प्लस ना लिख के हम यहां माइनस लिखते हैं। रुकिए, प्लस ना लिख के यहां माइनस लिखते हैं, माइनस, और यहां से -x को बाहर कर लेते हैं। तो जब इसमें से -x को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -x² है तो ये हो जाएगा आपका +x, और ये x प्लस में था माइनस बाहर कर लिए तो इसका हो जाएगा -1। अब देखिए यहां पर एक फॉर्मूला लागू हो गया आपका। यदि आप गौर से देखे होंगे, ये tan इनवर्स है शुरू में, ठीक ना। यदि आप गौर से देखेंगे तो यहां पर एक फॉर्मूला लागू हो गया कि tan इनवर्स x + y 1 - xy इसके बराबर में क्या हो जाएगा पता है आपको। सीमा का मान 0 से 1 tan इनवर्स x और इसके बाद प्लस tan इनवर्स x - 1, ठीक है ना। x - 1 इंटू में क्या हो जाएगा dx। अभी थोड़ा धैर्य से आराम से देखिएगा, इसको अलग अलग कर लेते हैं। 0 से 1 tan इनवर्स x dx और प्लस, फिर यहां हो जाएगा 0 से लेकर 1 tan इनवर्स x - 1 इंटू क्या हो जाएगा dx, ठीक है ना। हाँ, इसको आप ज्यों का त्यों रखिए आप, ठीक है ना, इसको ज्यों का त्यों रखिए। 0 से 1 tan इनवर्स x dx और प्लस, यहां क्या करना है आपको पता है, ये दोनों को जोड़कर और x में से घटा लेना है। जैसा कि आपको निश्चित समाकलन के गुणधर्म में बता दिया गया था, ये दोनों को जोड़कर x में से घटाना है। ये हो जाएगा आपका 0 से 1 tan इनवर्स, दोनों को जोड़कर x में से घटाएंगे तो यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा 1 - x ना, और -1 पहले से है इसमें, इंटू हो जाएगा आपका dx। ये -1 से +1 कट जाएगा। tan इनवर्स है, अंदर में माइनस है तो माइनस को बाहर कर लेंगे। समझिएगा 0 से लेकर 1 tan इनवर्स x dx और यहां हो जाएगा आपका माइनस 0 से 1 tan इनवर्स x और फिर क्या हो जाएगा dx। देखिए जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है, ये प्लस वाला और माइनस वाला कट गया तो ये हो गया आपका 0 के बराबर, ठीक है ना। और अब इसका इंटीग्रेशन 0 होगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। तो ये है इसका पूरा सॉल्यूशन, ठीक है ना। ऐसे ही इससे इस क्वेश्चन को छोड़कर ऐसे कह देना कि ये 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये कहीं का न्याय नहीं है। तो इसका आंसर आपका 0 के बराबर होगा और अब आप इसको देख सकते हैं आसानी से, क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने में है। देखिएगा सवाल है कि y = x³ और यहां है x अक्ष तथा कोटियां x = -2 और x = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। यानी आपको करना है इंटीग्रेशन किसका, x के पावर 3 का। कहां से कहां तक भाई, पहले आप देख लीजिएगा। यदि आप देखेंगे तो इसका जो x³ का जो आरेख बनता है वो आरेख कुछ इस प्रकार का होगा, कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है ना। हाँ, कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है।
तो आपको चाहिए -2 और कहां तक, 1 तक, बीच में कितना होता है 0 ना, ये माइनस है और ये आपका क्या है इधर प्लस वाला है। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले क्या करेंगे पता है, -2 से 0, और चूंकि ये माइनस में आएगा इसलिए इसमें मोड लगाने की जरूरत है, dx और प्लस फिर कितना हो जाएगा 0 से 1 और ये हो जाएगा आपका x³ dx हो गया। इसमें मोड लगेगा क्योंकि ये माइनस में आने वाला है, चलिए कोई बात नहीं, x³ का हो जाएगा x⁴/4 और इसमें सीमा का मान हो जाएगा -2 से 0 और प्लस इधर हो जाएगा आपका x का, इधर हो जाएगा कितना x³ है ना, तो इधर भी तो x⁴/4 हो जाएगा ना है, और सीमा का मान हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक। चलिए देखिए इसमें आपको क्या करना है, मान रखना है ना, चले मान रखिएगा बारी बारी से, -2 से x के जगह -2 रखना है ना, 0 रखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 0 रखने से आपका माइनस, और फिर x के जगह -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा -2 के पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, यानी हो जाएगा आपका -2 के पावर 4 तो +16 और बट्टा में 4, ठीक है ना, और ये मोड में रहेगा क्योंकि इधर प्लस है, और इसके बाद हो जाएगा आपका x के जगह 1 रखेंगे, 0 रखने की जरूरत नहीं है, तो 1/4 ना, और चूंकि मोड में है इसलिए प्लस बाहर आएगा, तो 16/4 और प्लस हो जाएगा आपका 1/4, 16 x 17/4, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 17/4 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, अगला सवाल क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। आइए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने में ये रहा, समझिए सवाल को क्या कह रहा है कि सीमा का मान -a से a है, और यहां देखिए x के पावर में 19 लिखा हुआ है, ठीक है ना, x के पावर में कितना है 19 है, जो कि ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 0 के बराबर। आगे क्वेश्चन नंबर 41 को आप देखिएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, सवाल आपके सामने में है, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यदि आप यहां 2 लगाते हैं और ऊपर में 2 से गुना कर लेते हैं, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हमारा काम आसान हो गया। देखिए 2dx और बटा में 2x इंटू रूट अंडर ये 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर -1 इंटू dx तो है ही। अब समझिए क्या हो गया भाई, देखिए x इंटू रूट अंडर x² -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है, सेक इनवर्स x, 2 को बाहर में रखेंगे और इसका हो जाएगा सेक इनवर्स x, x के जगह पर 2x है और प्लस में c, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में रखना पड़ेगा। अब ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, सॉरी सेक हो गया यहाँ पर सेक, ठीक है ना, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका सेक इनवर्स 2x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। आइए क्वेश्चन नंबर 42 को एक बार देखते हैं, सवाल आपके सामने में है। यहां देखिए x/2 रूट x/2 ज्यों का त्यों -a² log x प्लस ज्यों का त्यों, इंटीग्रेशन होता है आपका रूट अंडर x² -a² का, यहीं से पता चल जाएगा आपको कि किसका इंटीग्रेशन है, ज्यों का त्यों रहता है, ठीक है ना, जिसका इंटीग्रेशन पूछा जाता है वो ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर देखेंगे, सवाल आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि सीमा का मान 0 से π/4 है और sin 2x का आपको इंटीग्रेशन करना है। आपको पता है sin 2x का इंटीग्रेशन होगा आपका -cos 2x और बटा में 2, जो सीमा का मान है यहां पर रख देना है, 0 रखने की जरूरत नहीं है, सीधे π/4 रखिए, क्योंकि cos 0 डिग्री का cos 0 डिग्री का मान होता है। अब पहले -1/2 को बाहर करेंगे, ये हो जाएगा आपका cos 2 गुने 0, सॉरी पहले π/4 उसके बाद 0, पहले π/4 रखना है, अब माइनस cos 2 गुने 0, ठीक है ना। देखिए ये 2 से कट गया 2, तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 के बराबर, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 के बराबर, -1/2, और ये हो गया cos 90 डिग्री, 2 से 2 कट गया, cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, और माइनस 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 के बराबर, ये हो जाएगा माइनस प्लस 1/2 के बराबर। इसका आंसर 1/2 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है देखिएगा, सवाल आपके सामने में है कि -1 से 1 tan के पावर 23x, समझो
tan के पावर तक से आपको बोले थे कि tan के पावर में यदि विषम संख्या आ जाए, sin के पावर में, tan के पावर में, cot के पावर में या cosec के पावर में यदि विषम संख्या आ जाए तो ऑड फंक्शन हो जाता है। इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा, सीमा का मान -a से a है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है देखिएगा। 45 में है अवकल समीकरण दिया गया है तो इसका हल निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए x वाला dx के साथ है, y वाला dy के साथ है, सीधा इंटीग्रेशन। 3 को बाहर रखेंगे, x² का इंटीग्रेशन, x के पावर 3/3 माइनस cos का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका sin y और 0 का इंटीग्रेशन हो जाएगा कांस्टेंट के बराबर। यह हो जाएगा आपका x के पावर 3 sin y और बराबर में कितना k, x के पावर 3 माइनस साइन y बराबर में k। ऑप्शन चेक करेंगे, x के पावर 3 माइनस साइन y बराबर में k, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 46 क्या कर रहा है। देखिए हम आपके लिए देर लेकर आए हैं लेकिन एकदम दुरुस्त लेकर आए हैं, इतना बात ध्यान में रखिएगा। हर बार में हम देखे हैं कि कितनी सारी गलतियां हुई हैं, कितने सारे प्रश्न को छोड़े गए हैं, ठीक है ना। और हमारे पास ये देर से ही वाकई में पहुंचा है क्योंकि हम एग्जाम में अभी बिजी थे। आप लोग को जैसा कि पता है एग्जाम देकर जस्ट अभी हम लौट रहे हैं, कुछ दिन पहले, कल या परसों आए हैं। तो आप लोगों ने जो भेजा है, अब उस दिन से हम एक दिन गलती से 2023 का चला दिए और कल 2024 का चला ही रहे थे हम, कि नेटवर्क इशू की वजह से आप लोग का क्लास रुक गया, ठीक है। तो भले ही हम थोड़ा देर लेकर आए हैं लेकिन एकदम ठोस और दुरुस्त लेकर आपके बीच आए हैं। बस आप इसको मिलाइए और अब आप टेक्निक समझिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक क्या है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात की जो दिया गया प्रश्न है, यह प्रश्न में कुछ एरर है, यह प्रश्न गलत। हम कह सकते हैं कि जैसे यदि ये लिख देगा तो ये गलत है। क्यों गलत है भाई, समझिए थोड़ा सा। हम आपको बताए थे समाकलन गुणांक के 2 फॉर्मेट है। एक तो ऐसा होता है कि dy बटा dx प्लस py और बराबर में q, एक फॉर्मेट तो ये होता है। यहां y होता है तो यहां भी y होता है, और जब यहां y है तो ये x वाला फंक्शन होगा और यहां पर भी x वाला फंक्शन या कोई कांस्टेंट होना चाहिए। चलिए ठीक है। दूसरा बताए थे dx बटा में dy, dx बटा में dy प्लस p1x, हाँ यहां पर होगा p1x प्लस q1, सॉरी बराबर में q1। हाँ, जहां पर ये p1 और ये q1 या तो कोई कांस्टेंट होगा या तो कोई फंक्शन होगा, लेकिन ये फंक्शन होगा y वाला। ये कौन सा फंक्शन होगा, y वाला फंक्शन होगा। ये दोनों या तो ये तो कोई कांस्टेंट होगा या कोई फंक्शन होगा y वाला, और यहां पर जो दोनों होगा ये फंक्शन होगा किसका, x वाला फंक्शन होगा, ठीक है ना। अब आइए इसी फॉर्मेट को एक बार यहां चेक करते हैं। dy बटे dx तो लिखा है, ठीक लिखा है, लेकिन यहां पर फंक्शन y वाला दे दिया, फंक्शन y वाला दे दिया, फंक्शन y वाला दे दिया। आप देखते हैं इस प्रश्न को कह दीजिए कि ये गड़बड़ है, ठीक है ना। ये प्रश्न क्या है, गड़बड़ है, गलत प्रश्न प्रिंट आउट हो गया है। बस आपको करना क्या है कि इसको ठामे पलटी मार देंगे, प्रश्न सही हो जाएगा। 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका dx बटा में dy प्लस yx बराबर में ay। अब ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इससे पहले ये प्रश्न गलत था, अब ये प्रश्न बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है ना। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। बोले थे कि dx बटा dy अकेला होना चाहिए, जो इसके साथ कुछ गुना में दिख रहा है उतने से भाग कर देना है। चलिए उतने से सब में भाग कर दीजिए आप, ठीक है ना। उतने से सब में भाग कर दीजिए। ये कट गया आपका, नहीं। अब क्या करना है, तो जो x के साथ आपको फंक्शन दिख रहा है y वाला, उसका करना है e के पावर में इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो अब आइए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर में हो जाएगा आपका y बटा में 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा भाई dy। चलिए ठीक है, नीचे वाला को मानते हैं, ऊपर वाला आ जाएगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 0 और इसका हो जाएगा -2y ना, y से y कट जाएगा, ठीक है। -1/2 को बाहर कर देंगे ना, और जब -1/2 को बाहर करेंगे तो पता है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हम यहां पर लिख रहे हैं, देखिएगा हो जाएगा e के पावर में -1/2 बाहर आ जाएगा और तब हो जाएगा आपका 1 बटा में, चूंकि इसको हम कुछ माने हैं ना, मान लीजिए कि x से माने हैं, 1/x और इधर हो जाएगा आपका dx। 1/2 को बाहर रखेंगे, ठीक है ना। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। अब x माने थे किसको भाई, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर को, ठीक है ना। अब आपको पता है कि e के पावर में यदि log हो और उसके आगे कोई कांस्टेंट हो तो वो गुणांक के पावर में चला जाता है, बाकी सब खत्म। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर।
अब आप यदि 1 माइनस वाई स्क्वायर को चेक करें एक बार, ठीक है ना, 1 माइनस वाई स्क्वायर के पावर में हो जाएगा -1/2, पावर का माइनस हटेगा, बटा में जाएगा, तो बटा में आ जाएगा आपका √1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि पावर में 1/2 का मतलब रूट होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन को चेक करेंगे, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इस प्रश्न में भी हम देखे हैं कि क्या क्या लोग इसको छोड़ दिए, कुछ लोग बोले कि ये गलत है, गलत तो बिल्कुल है, तो इसको सही कर लेना चाहिए था। बस सही करने का ये बिल्कुल आसान तरीका है। देखते ही प्रश्न, आप भी इस प्रश्न को गलत कर सकते थे आसानी से देखकर, क्योंकि जो भी बच्चे ये पढ़े हैं समाकलन गुणांक वाला चैप्टर हम आपको जो पढ़ाए हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, बस कॉन्सेप्ट के आधार पर ही इसको आप गलत ठहरा दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट ही आप देखते कह दीजिएगा कि ये प्रश्न गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। बस इसको थोड़ा सा सुधार करना था, आपका आंसर आ चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल अगला क्या कहता है आपका, 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है। देखिएगा सवाल अच्छा है। यहां पर क्या है कि यदि हम इसमें से सिर्फ 3 को बाहर कर ले ना, 3 को बाहर कर देने से क्या हो जाएगा पता है, 1 0 0 1 आ जाएगा। और आपको पता है कि इसका मान 1 के बराबर होता है, और 1 को यदि हम इसमें गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, नहीं ज्यों का त्यों रह जाएगा। लेकिन 1 से गुना तो कर दिया, 3 तो बचले था ना, इसलिए 3 से केवल सब में गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो -9 13 तिया 39 और 6 तिया 18 9 तिया 27, चेक करेंगे। -9 39 18 और 27, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। पूरा गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप हमेशा स्मार्ट वर्क करने का प्रयास कीजिए, मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने में है, ध्यान से देखिएगा। अब इसको गुना करने के लिए कहा जा रहा है, एक बार रॉ को उठाएंगे कॉलम में गुना ना, ऐसा ही ना, फिर इस रॉ को उठाएंगे कॉलम में गुना। अरे भाई ये प्रश्न ही आपका गड़बड़ है, ये प्रश्न ही गड़बड़ है, गुणन संभव नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, गुना करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पंक्ति में जितना अवयव है उतना ही इसके स्तंभ में अवयव होना चाहिए। बातें समझ में आ रही है? पहला अवयव के पंक्ति में जय गो अवयव है, दूसरा अवयव के स्तंभ में उतना ही अवयव होगा, तभी आप गुना कर सकते हैं, अन्यथा गुना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसका गुना करना संभव नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, सवाल देखिएगा आपके सामने में है। देखिए हाँ, इसके पंक्ति में कितना अवयव है भाई, इसके पंक्ति में 2 अवयव है, ठीक है ना। स्तंभ में भी 2 अवयव है, गुना हो जाएगा। 4 को 0 से गुना करेंगे 0, और -6 को -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, +6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा सीधे 6 के बराबर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा सीधे 6 के बराबर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 50 नंबर सवाल हम यहीं से बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को भी। देखिए यहां देखिए पंक्ति 1 स्तंभ में 1 अवयव, तो गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14, इसका काम खत्म। दूसरा फिर हो जाएगा -13 दूनी 26 ना, ये हो जाएगा आपका 14 - 26, जोड़ना नहीं है, ऑप्शन नंबर ए के बराबर हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है देखिएगा। देखिए 51 सवाल 51 आपका है, कोई भी मैट्रिक्स के बाहर में यदि कोई कांस्टेंट आ जाए तो उस कांस्टेंट से प्रत्येक अवयव में गुना करके काम बना लेना है। ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा -10, और ये हो जाएगा आपका -18। चेक करेंगे एक बार, -6 10 -10 और 18 कहां पर है, -6 10 -10 और 18, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 यानी कि 52 क्या कह रहा है। सवाल है आपको कि इसका निकालना है अवयव का सहखंडज। सहखंडज निकालने के लिए आपको तरीका बता दिए, इसका स्थान बदलना है, इसका चिन्ह बदलना है, सहखंडज निकल जाएगा। चेक करो, 4 7 -6 -5, काम बन गया, ठीक है ना। विकर्ण बला का स्थान बदलना है और बिना विकर्ण बला का चिन्ह बदलना है, सहखंडज निकल जाएगा। इसका स्थान बदलेंगे, इसका चिन्ह बदलेंगे, 4 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा, और दोनों में माइनस लग जाएगा। 4 - 6 5 7, 4 - 6 -5 7, कहां पर है, 4 - 6 -5 7, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ देखेंगे एक बार। सवाल आपके सामने में है, कह रहा है कि दिए गए सारणी का मान कितना के बराबर होगा।
भाई डिटर्मिनांट में यदि ऑप्शन में 0 आ जाए तो एक बार चेक कर लीजिएगा उसके गुणधर्म को, ठीक है ना। और गुणधर्म आपको पता है कि यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव 0 के बराबर हो जाए तो पूरे डिटर्मिनांट का मान 0 हो जाता है। यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ के संगत अवयव बराबर हो जाए तो भी डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाता है। और यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो जाए तो भी डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाता है। और यदि किसी डिटर्मिनांट के पंक्ति या स्तंभ के अवयव समांतर श्रेणी में हो जाए तो भी डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाता है। चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 3 9 इसके बराबर हो जाएगा, 8 5 13 इसके बराबर हो जाएगा, 9 को 0 में जोड़ेंगे इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इसका 2 पंक्ति बराबर होने वाला है, डिटर्मिनांट का मान 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने में है। कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम निकालना है। सुनिए, व्युत्क्रम निकालने के लिए आपको ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। पहले इसका मान निकालेंगे तो 1 के बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे, 0 को 0 से गुना करेंगे, 1 0 हो जाएगा, तो 1 में 0 घटेगा तो 1 ही होगा। व्युत्क्रम निकालने के लिए क्या करना है पता है, इसका स्थान बदलना है, सॉरी इसका स्थान बदलना है, इसका चिन्ह बदलना है। स्थान बदलेंगे तो 1 1, चिन्ह बदलेंगे तो -0 0, वही हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब क्या करना है कि जितना आप यहां पर लाए हैं ना इससे भाग कर दीजिएगा। सबसे पहली बात कि 1 जो है ना उसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1 ही रहेगा। सीधा बात समझ लीजिए, 1 के पावर में कितनों रखेंगे उसका मान 1 होगा, उसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो ये 1 होगा, क्योंकि 1 को 1 से गुना करने पर 1 के होता है, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर चेंज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 के बराबर, जिसको आई कहते हैं, यानी तत्समक अवयव के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, यहां पर सवाल कह रहा है कि समुच्चय ए में कितने अवयव है भाई, 1 2 3 4 से स्वयं तक सभी एकाकी फलनों की संख्या कितनी होगी। जैसे देखिए ए में जो है ना 4 गो अवयव है, कौन कौन है भाई, 1 2 3 4, इधर देखिएगा 1 2 3 4, क्योंकि स्वयं के लिए कह रहा है ना। तो यदि हम इसके लिए देखेंगे तो आपके पास कुल मिलाकर 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, माने 4 गो ऑप्शन है। एक के लिए 4 गो ऑप्शन है। यदि मान लीजिए कि 1 का संबंध 1 के साथ हो गया तो बच गया अवधू के लिए 3 गो ऑप्शन है, तो 3 बच गया। मान लीजिए कि इसका संबंध इसके साथ हो गया तो 3 के लिए क्या गो बच गया, 2 गो, 2, और 4 के लिए क्या गो बच जाएगा, 1 गो, तो हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24। या आप मोट बात ये समझ लेंगे कि यदि आपसे पूछेगा एकाकी फलनों की संख्या कितनी होगी तो जितना रहेगा ना, जय गो अवयव रहेगा ना, आप उसका ये निकाल दीजिएगा, जिसको कहते हैं फैक्टोरियल, उसका निकाल दीजिएगा फैक्टोरियल, यानी क्रम गुणित निकाल दीजिएगा, तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने में है। सवाल है 56 नंबर। इतना दिया गया है कि 3x - 5y - 7z बराबर 6 के अभिलंब का द्विक अनुपात क्या होगा। आपको बता दिए हैं कि यदि ऐसा समीकरण दिया हुआ रहे और आपसे पूछे कि अभिलंब का द्विक अनुपात क्या होगा, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि x के साथ, y के साथ और z के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है ना, वही है अभिलंब का द्विक अनुपात। जैसे 3 -5 -7, ऑप्शन नंबर डी, यही है अभिलंब का द्विक अनुपात। आगे बढ़ जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 57 यानी कि 57 आपके सामने में है। देखिए सवाल को कैसे बनाना है आप समझिए थोड़ा सा ठीक से, ठीक है ना। सब लोग एक बार देखिएगा क्वेश्चन को बनाना कैसे है। आगे चलें, देखिए सवाल है कि x - 1 बराबर y + 2 बराबर z + 3 का द्विक अनुपात क्या होगा। अरे भाई बटा में होता है द्विक अनुपात, बटा में होता है द्विक अनुपात, बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए इसका द्विक अनुपात हो जाएगा 1 1 और 1, ठीक है ना। ऊपर में जो बिंदु आपको दिख रहा है, ये ऊपर में ये ऊपर में जो आपको दिख रहा है इस बिंदु से होकर जाता है, और जो बटा में आपको ABC रहता है, ठीक ना, उसके समानांतर होता है कोई रेखा, ठीक है। आगे सवाल ये आने वाला है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे एक बार, ठीक है ना। अब आइए यहां पर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। आई वाला को आई वाला से गुना, जे वाला को जे वाला से गुना, के वाला को के वाला से गुना चिन्ह के साथ। चलिए 11 3 33 और 6 चौके 24 -24 और प्लस माइनस माइनस 7 1 7, 24 और 7 कितना हो जाएगा 31, यानी 33 में से 31 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 2 के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर आपके सामने में है। सवाल यहां पर क्या पूछा है आपसे कि सरल रेखा इतना और इतना के निम्नलिखित किस बिंदु से गुजरती है। सुनिए
जिस बिंदु से गुजरता है वो बिंदु आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है ना। यदि यहां पर प्लस रहेगा तो माइनस लिखना है आपको, और यदि माइनस रहेगा तो प्लस लिखना है, उल्टा, ठीक है ना। हाँ, बस उल्टा आपको ध्यान में रखना है। यदि यहां पर माइनस लगल रहेगा तो आपको सभी बिंदु में उल्टा चिन्ह लिखना है, और यदि प्लस रहेगा तो माइनस लिखना है। तो इसका बिंदु हो जाएगा, सब में माइनस लगल है तो 3, 4 और 5 इस बिंदु से होकर गुजरता है। यदि आपसे पूछता कि इसका द्विक अनुपात क्या है तो ये हो जाएगा आपका 2, 5 और 6, ठीक है ना। या किसके समानांतर है तो भी इसका हो जाएगा 2, 5 और 6। बात समझ में आ गया। इसलिए 3, 4 और 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने में है कि दो समांतर रेखाओं का द्विक अनुपात इतना 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 है। देखिए, जब दो समानांतर रेखा की बात करेगा आपसे तो समानांतर रेखा का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। जैसे देखिए, ये 40 है और ये 120 है, तो 40 तिया 120, इसका 3 गुना। ये देखिए 9 तिया 27, तो 8 त्रिक 24, x का मान हो जाएगा आपका 24 के बराबर, ठीक है ना। x का मान कितना हो जाएगा? 24 के बराबर। यदि समानांतर की बात करेगा तो उसके संगत अनुपात बराबर होगा। लंबवत की बात करेगा तो गुणनफल का योगफल 0 के बराबर होता है, ठीक है ना। हाँ, यहां पर समानांतर की बात कर रहा है, इसलिए देख लीजिएगा 40 तिया 120, 3 गुना है, 9 तिया 27 3 गुना है, तो इसका हो जाएगा 8 त्रिक 24 3 गुना। अगला सवाल लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में 61 नंबर है। सवाल है आपसे कि ए से बी में कोई फंक्शन है और उसके बाद बी से सी में कोई एकाकी आच्छादक फलन है, ठीक है। तो ए से सी में फंक्शन जो होगा वो क्या होगा? ये ना कह रहा है गॉफ जो बनेगा वह भी एकाकी और आच्छादक ही होगा, ठीक है ना। वह भी एकाकी और आच्छादक ही होगा। इसमें आपको ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, बीच में एक्स लिखा है कि गुना क्रॉस लिखा है? ये एक्स लिखा है कि क्रॉस लिखा है? हमको लगता है कि ये क्रॉस ही होना चाहिए, एक्स नहीं है। चलिए देखिए, क्रॉस है तब तो मान निकालना पड़ेगा, नहीं है? चलिए मान निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। I J K 1 4 2 3 -2 और कितना हो जाएगा 7। चलिए यहां पर विस्तार कर लीजिएगा R1 को। I इसका रॉ और कॉलम छूट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28 माइनस 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 प्लस 2 दूनी 4, ठीक है। 28 4 32 वाला कहीं है क्या? लेना ये है तो है, एक को तो है ये। ओहो, ऐसा ना कि 0 हो जाए, हाँ नहीं होगा 0। ऑप्शन नंबर सी को देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 एस से एस तथा 1 1 2 2 और 3 3। भाई ये समझिए थोड़ा सा, यहां देखिएगा 1 2 3 है, इधर 1 2 3 और इधर भी आपका हो जाएगा 1 2 और 3, क्योंकि एस से एस में कह रहा है फंक्शन। 1 का संबंध 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है और 3 का 3 के साथ है। देख लीजिए ना, 3 का 3 के साथ है, तो इसको क्या कहेंगे? एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। तो ये एकाएकी आच्छादक फंक्शन है आपका, ठीक है ना। एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 64 नंबर सवाल आपके सामने में है। सवाल है कि ए बी सी, तो x से x में सभी एकाएकी फलनों की संख्या कितनी होगी? बात उतना ही है। ए बी सी है तो फिर वही हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 1 यानी 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर। हाँ वही सवाल आ गया फिर से, 1 2 3 4 वाला है। 4 है, x से x में सभी आच्छादक फलनों की संख्या कितनी होगी? 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 4 3 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ इसमें डॉट प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। आई वाला को आई वाला से, जे वाला को जे वाला से और के वाला को के वाला से चिन्ह के साथ गुना। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 25 25 और 7 चौके 28। देखिए 28 और 6 को जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, और 34 में से यदि 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 के बराबर ना। 25 5 हाँ 9 के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने में है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। सवाल आपका जो है ना प्रायिकता का क्वेश्चन है। पहले समझिएगा, एक पासे जिनके 3 फलक पर एक अन्य 3 फलक पर, देखिए यहां पर भी क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहां पर भी क्वेश्चन में मिस्टेक है। एक पासा पर आपको पता है कि 6 गो होता है उसका सतह, 1 2 3 4 5 6, कुल मिलाकर 6 गो सतह होता है। यहाँ देखिए 3 को यहाँ कह दिया, 3 को यहाँ कह दिया, 1 को यहाँ कह दिया, 7 को कह दिया, गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। हाँ आप इसमें इंग्लिश में देखिएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए 2 ऑन टू फेस यानी 2 कह रहा है, ठीक है, इसमें 2 ही होना चाहिए।
यहां पर कह रहा है यहां पर 2 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, सवाल कह रहा है कि एक पास है जिनके 3 फलक पर 1 है, 1 1 1। इसके बाद कह रहा है अन्य 2 फलक पर 2 है, 2 2, और एक फलक पर कितना है भाई, यहां देखे नहीं हम कितना है, जा एक फलक पर 5 है। चलिए हम फिर से एक बार बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे फलक वो होता है ना, वर्गाकार होता है। हम नॉर्मली आपको समझाने के लिए 1 1 1, और इसमें है आपका अन्य 2 फलक पर कितना है, 2 2 है ना, 2 2, और लास्ट वाला पर कितना है, 5। उछालने पर प्राप्त संख्याओं का माध्य निकालना है। माध्य क्या हो, सबको ऐड करके 6 से भाग कर दीजिए, 6 को फलक है, 1 2 3 2 5 2 7 और 5 12, 12/6 कट गया क्या है, 2। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा अगला सवाल आपके सामने में है। देखिएगा यहां पर क्वेश्चन क्या है कि एक ताश की एक गड्डी से यदृच्छा 2 पत्ते निकाले जाते हैं। यदि प्राप्त इक्कों की संख्या x हो तो EX का मान निकालना है। भाई समझिए, एक ताश की गड्डी में कुल मिलाकर 52 पत्ते होते हैं, 2 पत्ता को निकाला गया है। हम आपको बताते हैं कुछ समस्या। यदि 2 पत्ता को निकाला गया है तो माना लिया, जैसे 2 पत्ता को हम निकाले हैं तो हो सकता है कि दोनों में से कोई भी पत्ता इक्का ना हो, वो 0 हो जाएगा। हो सकता है कि एक पत्ता इक्का हो और एक पत्ता इक्का ना हो, एक पत्ता दूसरा कुछ हो जाए, ठीक है ना। या पहला पत्ता इक्का हो और दूसरा पत्ता इक्का ना हो, या दूसरा पत्ता इक्का हो और पहला पत्ता इक्का ना हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि 2 को पत्ता निकाला गया है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों पत्ता क्या हो, इक्का हो, ठीक है। बातें समझ में आई। अब आइए यहां पर आते हैं। यदि कोई भी पत्ता इक्का ना होगा, ठीक है ना, यदि कोई भी पत्ता इक्का ना होगा तो देखिए सबसे पहले तो इक्का होने की प्रायिकता क्या होता है, इक्का होने की प्रायिकता, इक्का की प्रायिकता। यदि आप इक्का होने की प्रायिकता निकालेंगे तो इक्का 4 गो, 4/52, 4/52, ये कट गया आपका 13, यानी 1/13 इक्का होने की प्रायिकता था। इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा भाई, 1 में से घटा लीजिए। इक्का नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, है 1 में से घटा लेंगे तो 12 का 12 में से, सॉरी 13 का 13 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12/13, इक्का नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है ना। ये हो गया इक्का नहीं होने की प्रायिकता। चलिए मान लेते हैं कि दोनों में से कोई भी पत्ता इक्का नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी पत्ता इक्का नहीं है तो उसकी प्रायिकता क्या होगा, 12/13 और फिर 12/13, ठीक है ना। अब दूसरी बात, मान लेते हैं कि इसका 2 कंडीशन है, पहला पत्ता इक्का होगा और दूसरा इक्का नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद हो सकता है कि दूसरा पत्ता इक्का नहीं हो और पहला पत्ता इक्का हो। इसका 2 कंडीशन है, एगो इक्का है और एगो नहीं है का 2 कंडीशन है कि पहला इक्का होगा दूसरा नहीं होगा, और पहला नहीं होगा दूसरा होगा, तो ऐसे 2 कंडीशन है। देखिए जब पहला इक्का होगा तो उसकी प्रायिकता 1/13, और दूसरा इक्का नहीं होगा तो उसकी प्रायिकता होगा 12/13, और इसके बाद प्लस यदि दूसरा इक्का नहीं होगा तो उसकी प्रायिकता होगा 12/13, और पहला इक्का होगा तो उसकी प्रायिकता होगा कितना, 1/13, ठीक है ना। और दोनों के दोनों इक्का होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगा, तो 1/13 गुने 1/13। भाई मजेदार सवाल है, ठीक है ना, बहुत मजेदार सवाल है। यदि हम इसको 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। देखिए 12/13 12/169, इधर भी हो जाएगा 12/169 ना। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24/169, और उसको 1 से गुना करेंगे तो 24/169 ही रहेगा। और देखिए यहां पर गुना करेंगे तो 1/169 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका देखिएगा, यदि हम इसको 2 से गुना कर देंगे ना तो ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट, यदि हम इसको 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 2/169, ठीक है ना, 2/169। अब आप सबको जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो 24 और 26, 26/169 हो जाएगा। 13 दूना 26 और बट्टा में 13, 13 है 169, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 2/13। चेक करो कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के बराबर। यह सवाल ऑब्जेक्टिव वाला नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ के निकल लीजिएगा, हम आपको यही हिदायत देंगे। ऐसे प्रश्न को आप छोड़ कर निकल जाइएगा, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अच्छा, यहां पर एक प्रायिकता बंटन दिया गया और आपको पता है कि सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 के बराबर होता है ना। सबको जोड़ लीजिए आप, देखिए तो 2
3 2 5 1 6, तो हो जाएगा आपका 6k प्लस 0.1 बराबर हो जाएगा आपका 1। ये प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा आपका, घटेगा ना, 1 में से 0.1 घटाना है आपको, 10 में से 1 घट गया 9, 0.9 हो जाएगा, 0.9 के बराबर हो जाएगा आपका 0.9 बट्टा में 6, यहाँ से दशमलव हटेगा, यहाँ 0 आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 9 बट्टा में 60, ठीक है ना। 3 के पहाड़ा से कट जाएगा आपका कितना बार, 3 के पहाड़ा से कट जाएगा आपका 3 3 9, और 3 के पहाड़ा से कट जाएगा आपका 20 बार, 3 बट्टा 20, ऊपर भी 5 से गुना कर लो, नीचे भी 5 से गुना कर लो, 15 बट्टा में 100 ना, नीचे से 2 0 हटेगा, दाहिना से 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 0.15 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 आपका क्या कहता है, देखिएगा सवाल नंबर 70 आपका कहता है एक कलश में 5 लाल 2 काली गेंद हैं, 2 गेंद यदृच्छा निकाली गई है, यदि x काली गेंद की संख्या हो तो निम्नलिखित में से कौन x की संभावना नहीं है। अच्छा, सबसे पहले देखिए ना कि काली गेंद की बात कर रहा है ना, यह ना कह रहा है काली गेंद की बात कर रहा है। देखिए फिर से एक बार, एक कलश में 5 लाल 2 काली गेंद है, 2 गेंद यदृच्छा निकाली गई है, यदि x काली गेंद की संख्या है। अच्छा, उसमें से 2 को गेंद निकाला गया है और उसको x माना गया, और x जो है ना काली गेंद की संख्या है। ओहो, काली गेंद की संख्या, निम्नलिखित में से कौन संभावना नहीं है। अच्छा, 2 को काली गेंद है तो उसमें से आप ज्यादा से ज्यादा कै गो निकाल सकते हैं, या तो 1 को नहीं निकाल सकते हैं, या 1 गो निकाल सकते हैं, या 2 गो निकाल सकते हैं, 3 गो तो नहीं निकाल सकते हैं। देखिए 0 निकालिए सकते हैं, 1 को गेंद निकाल सकते हैं काला, ज्यादा से ज्यादा 2 को गेंद निकाल सकते हैं, 3 को गेंद नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो नहीं होने की प्रायिकता, तो ऑप्शन नंबर नहीं होने की संभावना क्या है, तो 3 को गेंद नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 को गेंदे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल आपके सामने में है। सवाल कह रहा है कि एक न्याय सिक्के को 10 बार उछालने पर ठीक 10 चित आने की प्रायिकता। अच्छा, 10 बार उछाला गया है तो 10 चित, तो 10 कॉम्बिनेशन 10, और इसकी प्रायिकता क्या होता है समझिएगा, ध्यान से देखिए इधर, यहां ध्यान से देखिएगा। यदि एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसकी प्रायिकता क्या होता है 1/2, ठीक है ना, और 10, ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा एगो 0 हो जाएगा, तो 0 के पावर करने से 1 ही हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल आपके सामने में है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, PA बराबर इतना, PB बराबर इतना, PA यूनियन B बराबर इतना, तो PA इंटरसेक्शन B का मान क्या होगा। आपको बता दें कि PA यूनियन B बराबर होता है PA प्लस PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां देखिए A यूनियन B का मान कितना दिया गया है 8/11, PA का मान कितना दिया है 5/11, PB का मान कितना दिया गया है 6/11, माइनस PA इंटरसेक्शन B का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये हो जाएगा 6 5 11/11, इधर आके घट जाएगा, तो हो जाएगा 8/11 माइनस 11/11, घट के कितना हो जाएगा, तो -3/11, -3/11, इधर कितना हो जाएगा, तो माइनस PA इंटरसेक्शन B ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/11 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 73 नंबर सवाल आपके सामने में है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, A यूनियन B का मान इतना है, A इंटरसेक्शन B का मान इतना है, PA का मान इतना है, तो PB का मान कितना होगा। बस वही फॉर्मूला है, एक बार पुनः आपको उसी फॉर्मूला का यूज करना है। PA यूनियन B बराबर होता है आपका PA प्लस PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक है। चलिए A यूनियन B का मान कितना है 7/31 बराबर PA का मान कितना है 24/31 प्लस PB तो आपको निकालना है, और माइनस A इंटरसेक्शन B का मान है, ओहो, PA का मान आपका है 12/31, यहाँ 12/31 है, ठीक है ना, यहाँ 12/31 है, और इंटरसेक्शन का मान है आपका 24/31। पहले समझिएगा ठीक से, देखिए यहां ध्यान से देखिएगा, बस सबके बटा में 31 है, सीधे सीधे क्रिया कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। ये घट जाएगा 24 में से 12, यानी हो जाएगा -12/31, इधर आके जुड़ जाएगा,
तो इधर घट के माइनस और उधर इधर आएगा तो प्लस, तो 12 7 19/31 ना, 19/31 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 यहां पर वही सवाल है, पी ए बटा बी का मान आपसे पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी, ठीक तो है, पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी यानी 4/13 बटा में हो जाएगा आपका 9/13, 13 से 13 कट जाएगा, 4/9 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका फॉर्मूला है पी ए बटा बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा में हो जाता है आपका पी बी, बस यही फॉर्मूला है, रख दीजिए मान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 75 नंबर सवाल क्या है आपका कि दो स्वतंत्र घटना ई और एफ के लिए पी एफ का मान 0 के बराबर हो तो पी ई बटा एफ बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, पी ई बटा एफ बराबर क्या हो जाएगा। देखिए जैसे यदि स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है आपका पी ई इंटू पी एफ, ठीक है ना, पी ई इंटू पी एफ के बराबर होता है, ठीक है ना, पी ई इंटू पी एफ के बराबर होता है। इसमें कहा गया है कि यदि पी एफ का मान, अच्छा यदि ई बटा एफ की बात किया जाए, गौर से देखेंगे, यदि पी ई बटा में एफ की बात किया जाए, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा आपका पी ई इंटरसेक्शन एफ और बटा में हो जाएगा आपका पी एफ ना, ये ना होगा पी एफ, देख लीजिएगा यही होगा। तो यदि हम इसमें बात करें कि पी एफ का मान यदि 0 के बराबर नहीं है और दोनों स्वतंत्र घटना है, तो पहले आप इसमें रख दीजिए ना, ए इंटरसेक्शन बी के जगह पर पी ई इंटू पी एफ रख दीजिए, तो पी एफ से पी एफ कट जाएगा तो पी ई के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 76, दो स्वतंत्र घटना, अच्छा यह भी फॉर्मूला जस्ट लिखे हैं, दो स्वतंत्र घटना ई और एफ के लिए पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होता है, तो पी ई इंटू पी एफ, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77 ना, यहां पर कह रहा है कि इसका मापांक आपको निकालना है, ठीक है ना, तो मापांक निकालना है, पहले आप यहां देख ही लीजिए अच्छा से मापांक निकालना है ना, आई जे के 3 1 4 1 -1 और 1 ना, जब हम इसको विस्तार करेंगे तो कितना हो जाएगा आई कैप और साथ में इसके रॉ और कॉलम को छोड़ेंगे 1 माइनस, अच्छा यहां पर कितना है -1 है ना, हाँ 1 -4 होगा ना, तो +4 कर लीजिए क्योंकि एगो माइनस यहां आएगा, जे को विस्तार करेंगे तो हो जाएगा 3 -4 माइनस जे और हो जाएगा 3 -4, फिर के को विस्तार करेंगे तो रॉ और कॉलम को छोड़ेंगे -3 -1 तो हो जाएगा के -3 -1, इसका हो जाएगा आपका 5i और ये घट के हो जाएगा -1 तो माइनस माइनस प्लस जे और ये हो जाएगा -4k ना, मापांक निकालना है, रूट अंडर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 1 का हो जाएगा 1 और -4 का हो जाएगा आपका 16, तो 25 और 16, 16 1 17, 17 5 22, 22 और 20 42 यानी रूट अंडर 42 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फिर से एक बार देख लीजिएगा, 25 1 26, 26 26, 26 और 6 32 और 10 42, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर, ये सिंपल है भाई, 78 नंबर क्वेश्चन, यहां क्रॉस प्रोडक्ट की बात किया जा रहा है और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको जो है ना एक गोला याद रखना है आई जे के, जिसका रोटेशन इस टाइप से है, ठीक है ना, बस यहां पर आई ठीक है, जे के का आई हो जाएगा तो आई डॉट आई प्लस जे ठीक है, आई के तो हो जाएगा -j, इसका हो जाएगा -j, इसके बाद प्लस के ठीक है, आई जे तो इसका हो जाएगा k, ठीक है ना। देखिए डॉट प्रोडक्ट में सेम टू सेम है तो 1 हो जाएगा, यहां पर -j डॉट जे का मान 1 हो जाएगा, k डॉट के का मान 1 हो जाएगा, +1 -1 कट जाएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 1 के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर, कहता है कि यदि x आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एक इकाई सदिश हो तो x का मान क्या होगा। भाई x के जगह पर क्या होगा, तो इसका मापांक ही तो होगा, नहीं इसका मापांक होगा यानी 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, ऑप्शन नंबर बी के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, 80 नंबर सवाल आपके सामने में है कि a तथा b समांतर हो तो यदि a और b समांतर होगा तो क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, यदि a और b समांतर होगा तो क्या होगा।
ए क्रॉस बी का मान 0 के बराबर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी, डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर होगा जब डॉट की बात करेगा तब। निम्नलिखित में से कौन ऋणोत्तर व्यावरोध है? जो 0 से छोटा होगा वही ऋणोत्तर होगा। ये 0 से बड़ है ना, ये तो 0 से छोटा, x का मान भी 0 से छोटा, y का मान भी 0 से छोटा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए 82 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन उद्देश्य फलन है? तो जिसमें जेड लगा हुआ रहेगा उद्देश्य फलन होगा। जिसमें जेड लगा हुआ रहेगा वो कौन सा फलन होगा? उद्देश्य फलन होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके लिए आपको मान निकालना है 11 नंबर 99 माइनस 11 सत्ते 77 घट के हो जाएगा 22, 99 और 77, ओहो सॉरी 9 नंबर 81, 81 में से 77 घट गया ना, 4 7 4 11 4, ऑप्शन नंबर डी। हाँ चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 84 नंबर क्या कहता है? 84 नंबर सवाल आपके सामने में है। एक यहां पर ग्राफ दिया गया x प्लस वाई बराबर 4। देखिए x प्लस वाई बराबर 4 का यदि आप ग्राफ निकालते हैं, ठीक है ना, एक बार x के जगह 0 रखिए, y का मान 4, y के जगह 0 रखिए, x का मान 4। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा, यहां देखिए x का मान 0 रखेंगे, y का मान 4 होगा, और यदि y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 4 होगा ना। x का मान 4, y का मान 0, और यहां x का मान 0, y का मान 4, ठीक है ना। ये अब आपसे जो है ना सवाल कह रहा है कि x का मान 0 से बड़ा होगा, y का मान भी 0 से बड़ा होगा, मतलब इसका ये सुसंगत क्षेत्र हो गया। अब ये घिरा हुआ है 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु से, ठीक है ना। अब आपके पास जो z है वो क्या है? 5x प्लस 7y। देखिए 3 बिंदु रखना, पहले 0 0 रखिए। अधिकतम मान कह रहा है ना, 0 0 पर तो होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी 0 0 रखने से यहां भी 0 रखेंगे, यहां भी 0 रखेंगे, टोटल 0 हो जाएगा। 0 0 रखने से टोटल 0 हो जाएगा। चलिए अभी ये वाला मान रखिए, x का मान 4, y का मान 0, तो ये हो जाएगा 4 रखेंगे तो 20, और 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0, यानी हो जाएगा 20 के बराबर। अब दूसरा मान रखिए 0 और 4, तो जैसे ही 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7 चौके 28। बड़ा मान कह रहा है तो बड़ा मान हो जाएगा आपका कितना? 28 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल आपके सामने में फिर वैसा ही क्वेश्चन है। सवाल है आपका कि x प्लस वाई का मान 2 से छोटा 2 के बराबर है। चलिए कोई बात नहीं है, 2 से छोटा 2 के बराबर है। फिर से एक बार यदि हम इसका ग्राफ चेक करेंगे तो इसी प्रकार से बनेगा। देखिए x का मान 2, y का मान 0 ना, यदि हम y के जगह 0 रखेंगे तो x का मान 2, और x के जगह 0 रखेंगे तो y का मान 2, तो ये हो जाएगा आपका 0,2। अब कह रहा है इससे छोटा और इसके बराबर, तो यही हो जाएगा इसका सुसंगत क्षेत्र। x का मान 0 से बड़ा है, y का मान भी 0 से बड़ा है, मतलब मूल बिंदु से ऊपरे रहेगा, यही होगा। अंतर्गत कह रहा है इसका अधिकतम मान निकालना है। z बराबर आपका है 4x माइनस 3y। अब देखिए कौन कौन बिंदु है, तो 0 0, ये वाला और ये वाला, 3 को बिंदु है, बारी बारी से रखिए। अधिकतम मान कह रहा है तो 0 0 होगा ही नहीं, ठीक है ना। अब बाद बाकी आप मान रख के देखिए, देखिए यहां पर रखेंगे x के जगह 2 तो हो जाएगा 4 दूनी 8, माइनस y के जगह 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा 8 के बराबर। ये वाला रख के देखिए, x के जगह 0 तो 0 और माइनस 3 गुना y के जगह 2 तो कितना हो जाएगा? -6। भाई छोट हो गया, सबसे बड़ा मान 8, ऑप्शन नंबर ए। सबसे छोटा कहता तो 6 हो जाता, क्योंकि ये रखने से 0 के बराबर हो जाएगा, -6 हो जाता ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल आपके सामने में है, वाह मतलब गजब गजब का क्वेश्चन है भाई। ग्राफ से इतना क्वेश्चन जो है इसी में पूछ दिया है ना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अब बनाते हैं एक बार ग्राफ 2x प्लस 3y का। यहां देखिए x के जगह 0 रखेंगे, सॉरी पहले x के जगह 0 रखेंगे ना, तो y बराबर हो जाएगा आपका 2। देखिए यहां पर x के जगह 0, y बराबर 2, x के जगह 0, y बराबर 2, और दूसरा y के जगह 0 रखेंगे, x बराबर 3, x बराबर 3, y बराबर 0। चेक कर लीजिएगा, यहीं से आपको पता चल जाएगा। 0 से बड़ा 0 के बराबर है, यही हो जाएगा इसका सुसंगत क्षेत्र। यहां पर बिंदु है, ये मूल बिंदु। अब देखिए क्या है, z बराबर 5x प्लस में है 7y। अब आपके पास 3 बिंदु है, बारी बारी से रखिए। क्या कौन सा मान पूछ रहा है, अधिकतम या न्यूनतम? अच्छा जो भी पूछ रहा होगा मान हम सब निकाल देते हैं। ओहो हो कट गया ना सब, वो तेरी के न्यूनतम मान पूछ रहा था। चलो कोई बात नहीं है, फिर से एक बार बना देते हैं, देख लीजिएगा। ये है x का मान 2 ना, x के जगह यदि y के जगह 0 रखेंगे तो x का मान 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 0, और यहाँ
x के जगह 0 रखेंगे तो y बराबर 2 हो जाएगा, 0 2, ठीक है ना। यहाँ पर तो 0 0 होगा। अब यही क्षेत्र इसका है, ठीक है। z बराबर कितना है भाई, 5x प्लस 7y, बारी बारी से मान रख दीजिए। 0 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा ना। अब उसके बाद कुछ रखेंगे ना तो इसका मान प्लस में आएगा। सबसे छोट कह रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अरे भाई गजब, इतना सवाल है। चलिए देखिए, सवाल आपके सामने में है, एक बार फिर से ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। यहां देखिए y के जगह 0 रखेंगे तो x का मान इधर से 3 आ जाएगा तो कितना, 8 ना। ये हो जाएगा 8,0, और जब x के जगह 0 रखेंगे तो 6 चौके 24, 4 0 और 6 0 6, फिर ये हो जाएगा आपका 0 से छोटा, हाँ ये पर है, यहाँ पर मूल बिंदु है। न्यूनतम मान पूछ रहा है, z बराबर हो जाएगा आपका 4x माइनस 5y। चलिए पहले 0 0 रख लीजिए, 0 0 रखने से 0 हो जाएगा। अब दूसरा मान क्या रखना है, 8 और 0, तो x के जगह 8 तो 8 चौके 32 और माइनस 0 यानी कि हो जाएगा 32 के बराबर। तीसरा मान रखिए 0,6, 0 हो जाएगा माइनस 5 गुने 6 यानी कि माइनस 30। सबसे छोट कौन है, माइनस 30, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। न्यूनतम मान हो गया माइनस 30, अधिकतम पूछता तो हो जाता 32। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहां पर, अरे भाई कितना मान पूछा है हो, देखिए ना कितना है, z बराबर इतना है का न्यूनतम मान, व्यवरोध है x प्लस वाई बराबर 11। यहां देखिएगा x प्लस वाई बराबर 11 है ना, थोड़ा गौर करेंगे इधर, x प्लस वाई बराबर 11, मेरे पास जगह यहां पर है, ग्राफ बना देते हैं x प्लस वाई बराबर 11 का। x के जगह 0 रखेंगे y बराबर 11, y के जगह 0 रखेंगे x बराबर 11, 11,0 और इधर हो जाएगा 0,11, ठीक है ना। यही वाला मान होगा फिर से, क्योंकि क्या कह रहा है, 11 से छोट है तो यही होगा, 0 से बड़ा 0 के बराबर यही होगा, मूल बिंदु 0,0। अब देखिए चेक करते हैं एक बार, क्या है, z बराबर -7x माइनस 8y। संभल कर चेक कीजिएगा, पहले 0 रखेंगे तो टोटली 0 हो जाएगा। अब आपको कितना रखना है, 11,0। चलिए रखिए, तो हो जाएगा 11 रखेंगे, 11 7 77, -77,0 यानी इसका हो जाएगा -77। दूसरा आप ये रखेंगे 0,11 यानी x के जगह 0, y के जगह 11। जैसे ही x के जगह 0 रखेंगे 0 हो जाएगा माइनस 8 गुने 11 यानी 11 8 88, -88। तो सबसे छोटा मान कितना हो गया, -88। इसका आंसर हो जाएगा आपका -88। सबसे बड़ा पूछता तो 0 के बराबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 आपका है, कहता है मूल बिंदु से 2 4 6 की दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना है। √2 के स्क्वायर 4, 4 के स्क्वायर 16, 6 के स्क्वायर 36, 36 4 40, 40 10 50 और 6 56 यानी √56 ना। और 56 को लिख सकते हैं 14 चौके 56, 2√14 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने में है 90 नंबर, कहता है कि दो समतल इतना तथा इतना के बीच का, इतना के बीच की क्या है भाई, इतना के बीच की दूरी कह रहा है क्या, इतना के बीच की, इतना के बीच की दूरी कह रहा है। चलिए पहले तो देखिए कि ये दोनों हमको समांतर लग रहा है, क्योंकि 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 4z, अब बराबर कितना हो जाएगा 6। क्लियर है, हो गया। d2 माइनस d1 यानी 6 में से 4 घट गया 2, अब बट्टा में हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस c², 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 9 25 4 29 यानी हो जाएगा 2 बट्टा में √29, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ये सब हम जब 3D वगैरह पढ़ाए हैं ना, पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब क्लियर हो जाएगा आपका, आपको ज्यादा दिमाग खर्च करना नहीं पड़ेगा। देखिए साइन इनवर्स 1/√2 यानी साइन में 1/√2 कितना का मान, π/4 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कॉट इनवर्स -1/√3, कॉट इनवर्स के रूप में है, अंदर में माइनस लगा हुआ है, माइनस को हटाना है तो पाई में से घटाना है, कितना हो जाएगा, तो कॉट में 1/√3 होता है 60 डिग्री के मान, π/3, 3 पाई में से पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2π/3, ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर, कॉट इनवर्स -x जो है, कॉट के अंदर माइनस लगा हुआ है तो माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है, इसका आंसर हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अब इसका देखिएगा 0 हो जाएगा, देखने से ही लग रहा है कि 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें से यदि हम ऐसा करते हैं ना, 3 में से 4 को घटाते हैं -1, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये जुट जाएगा ना, -8 के बराबर हो जाएगा नहीं,
और ये हो जाएगा आपका 9 में से 7 घट गया 2 के बराबर, 0 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 2 tan इनवर्स x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। दो तल इतना और इतना के बीच का कोण निकालना है आपको, दो तल के बीच का कोण निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको पता है दो तल के बीच का कोण निकालना है, कैसे निकालेंगे बताइए सब लोग एक बार। दो तल के बीच का कोण निकालना है, ओहो, दो तल के बीच का कोण निकालना है, कैसे निकालेंगे उससे पहले हम एक बार चेक करके देख लेते हैं कोई जीरो तो नहीं आ रहा है। 2 को देखिए, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा आपका 4 को 1 से गुना करेंगे प्लस 4, ओहो हो 6 में से 6 घट गया 0। देखिए यहां पर गुना करने से 0 आ रहा है, 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर सवाल एक बार देखिएगा, 97 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेखाओं जिनके द्विक अनुपात इतना इतना और इतना है के बीच का न्यून कोण निकालना है। न्यून कोण का फॉर्मूला आपको पता है, आप आसानी से ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, ये सब बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। जहां पर क्वेश्चन में कुछ लग रहा था कि ये दम है, वहां पर उसको क्रिया करके दिखा दिया आपको। बिंदु इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, भाई देख लीजिए, बिंदु इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, आप ही बता दीजिए। बिंदु इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा आप देखकर ही बता सकते हैं कि बिंदु इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, ठीक है ना। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है 100 नंबर। 100 नंबर प्रश्न आपके सामने में है और ये भी इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसको घटाएंगे 3, घटाएंगे 5, घटाएंगे 13, आंसर कितना हो जाएगा इसका 0 के बराबर, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका 0 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से 100 प्रश्न का जो है ना आपका पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, और इसके बाद अब आपको जो है ना सब्जेक्टिव का भी एक वीडियो हम दे देंगे ताकि आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब बताइए कि आपको ये पूरे 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।